नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सूट बहुत सेंसिटिव हो गया है इंटरनेशनल मामलों में, इसलिए अपने सारे सूट लेकर यहां आ गया हूं। गनीमत है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मिलने कुर्ता पहनकर नहीं गए, वरना व्हाइट हाउस में शनिवार को कुर्ता फाड़ होली का माहौल बन गया होता। राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकातों से शालीनता का लबादा उतर गया है। इन्हीं के फैसलों पर शालीनता की चांदी का वर्क सजाकर बताया जाता है कि जनता का भला होने वाला है, मगर हो जाता किसी और का है। जनता पर युद्ध थोपा जाता है, गरीबी थोपी जाती है, उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक में जो भी हुआ, उससे अमेरिका के महान बनने से लेकर अमेरिका के पतन को लेकर बहस छिड़ गई है। 49 मिनट के इस वीडियो की अलग अलग व्याख्याएं की जा रही हैं। हम इस पर आएंगे, लेकिन इस वीडियो के आखिरी 10 मिनट में जो कुछ हुआ वो अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह 10 मिनट पहले के 40 मिनट पर भारी पड़ गया। इसने सबको एक्सपोज कर दिया है। अमेरिका में सत्ता का जो खेल चल रहा है, उसका एक घिनौना चेहरा सड़कों पर आया है। फर्क यही हुआ कि पहले भी इसी तरह का खेल चल रहा था, बस अच्छी भाषा और कूटनीतिक शालीनता का इस्तेमाल होता था, उस कारण दिखाई नहीं देता था। दरअसल कूटनीति अब जाकर एक दूसरे को पब्लिक में कूट देने की नीति बन गई है। तो अब विदेश सेवाओं में जल्दी ही लठैत पहलवान भर्ती किए जाएंगे। पता नहीं किस मीटिंग में पटका पटकी की नौबत आ जाए। सूट का इसमें कोई कसूर नहीं रहा, लेकिन जेलेंस्की सूट पहनकर नहीं गए तो बवाल का एक कारण यह भी बन गया। In this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see, do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have authority of this such. office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, Maybe something like this. something like Yes, yours. sir. Yes, That'd be great. maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper then. Yeah. Thank you. Thank you. इसलिए हम भी अपने सारे सूट लेकर आ गए हैं। 30 साल की एंकरिंग के दौरान जितने भी सूट सिलाए, करीब करीब सब है यहां। जेलेंस्की अगर इशारा भी कर देते तो मैं इसी में से 2-4 सूट भिजवा देता। इसमें एक बड़े साइज का भी सूट है जो ट्रंप साहब को आ सकता है। खुद ट्रंप के सूट की फिटिंग बहुत अच्छी नहीं है, कोट के आगे का हिस्सा लटकता रहता है। एक कोट ऑल्टर करवाकर वैंस जी भी पहन सकते हैं। ये वाला सूट दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं ट्रंप के दरबार में जाने की पात्रता रखता हूं, लेकिन अब तो बुलाने से भी नहीं जाऊंगा। जिस तरह से ट्रंप और वैंस दोनों भाइयों ने मिलकर जेलेंस्की पर झपट्टा मारा बाद में, और जो जेलेंस्की ने जवाब दिया, हम अब यही खुश हैं। क्या पता सूट पहनकर जाने पर दूसरा ताना मार दें कि करोल बाग का सूट है या सरोजनी नगर का। इनकी बेइज्जती करने की लिमिट खत्म नहीं हो रही। हम तो ट्रंप के बुलाने पर भी नहीं जाने वाले हैं। मैं ही क्या, दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी ट्रंप के पास जाने से घबराएंगे। कब वीडियो बन जाए, कब वीडियो वायरल हो जाए। जिनका वायरल नहीं हुआ वो रात भर नहीं सो रहे होंगे कि कहीं ट्रंप ने उनका वीडियो वायरल कर दिया तो क्या होगा। व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति वेंस ने जेलेंस्की से पूछ दिया, आप पेंसिल्वेनिया में विपक्षी नेताओं का प्रचार करने गए थे, लेकिन वेंस भूल गए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सास में ट्रंप के लिए प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार। इस प्रचार का प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप के सामने जिक्र किया था। संयोग देखिए, इसी अमेरिका के कारण भारत में सूट को लेकर बवाल हुआ था ना। नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही सूट बूट की सरकार का नाम क्यों पड़ा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा साहब भारत आए और उनके स्वागत ने प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए स्पेशल सूट बनवा ली। उत्साह में हो जाता है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। अमेरिका को सूट पसंद है तो पहन लेते हैं, सोचा होगा उन्होंने। बस एक पत्रकार के कैमरे ने देख लिया, सूट की बुनाई इस तरह से की गई थी कि हर लाइन में नरेंद्र मोदी का नाम लिखा था। सवाल उठा कि यह कितने का सूट होगा। जवाब देने की नौबत ना आए, प्रधानमंत्री जी ने उस महान सूट की नीलामी ही करवा दी, बात ही खत्म कर दी। अब सीरियस हो जाते हैं और आते हैं उस वीडियो पर जिसे लेकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि आखिर का 10 मिनट वायरल हो गया, केवल उसी पर राय नहीं बनानी चाहिए।
यह तर्क ठीक है, लेकिन इसमें एक भोलापन भी है। जो आखिर के 10 मिनट में हुआ उसे आप मीटिंग के पहले वाले हिस्से से खारिज नहीं कर सकते हैं। इस मीटिंग के पहले जेलेंस्की को लेकर ट्रंप ने कॉमेडियन कहा, डिक्टेटर कहा, उनके कद पर टिप्पणी की। यह सब कहीं से भी कूटनीति की भाषा नहीं है। व्हाइट हाउस में घेर लिए जाने के बाद जेलेंस्की ने जिस तरह से जवाब दिया है, तन कर खड़े हो गए, अमेरिका को आड़े हाथों लिया और अपना बचाव किया, अमेरिका से सवाल भी किया। इसके लिए पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। दुनिया के कई नेताओं की ट्रंप के सामने घिघी बन गई। वहीं जेलेंस्की ने जवाब दिया, अपने और अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा की। लेकिन इस सच्चाई के अलावा कुछ और भी सच्चाई है। अगर जेलेंस्की की तरह यूक्रेन की जनता भी जेलेंस्की का साथ दे और अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करे, तब तो एक बात है, वरना यूक्रेन अमेरिका पर ही निर्भर है। यूरोप के सहारे अपनी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन क्या अमेरिका को अलग कर जेलेंस्की यूक्रेन की रक्षा कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। बातचीत के पहले वाले हिस्से में जेलेंस्की भी जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आखिरी हिस्से में सूट को लेकर उन पर टिप्पणी की गई, उससे संदेह होता है कि जेलेंस्की को भी नहीं छोड़ने की तैयारी रही होगी। कम से कम पत्रकार के इस सवाल पर ट्रंप भी टोक सकते थे और वेंस अपनी हंसी रोक सकते थे। लेकिन याद रखिएगा, व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जेलेंस्की के कार से उतरते ही ट्रंप ने कह दिया कि आज तो आप तैयार होकर आए हैं। क्या यह कूटनीति की भाषा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूट के सवाल के कुछ देर बाद ट्रंप कहते हैं कि मुझे आपके कपड़े पसंद हैं, तो जेलेंस्की हैरानी जताते हैं, पूछते हैं कि वाकई में पसंद है। ट्रंप इस तरह की टिप्पणी से बच सकते थे। आखिर इससे उन्हें क्या मिला? Pretty close. How are you? Pretty sharp. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? President Trump, President Trump, you got a message to Vladimir Putin. Thank you very much. I do like your clothing, though. Yeah, really? Even though I have to, I think he's a great guy, by the way. But I don't know if you two like each other. But you know what? I think No, he's no, dressed. I think he's why? I dressed like beautifully. this guy. I don't know I think him. he's dressed beautiful. दुनिया में हथियारों और युद्ध के पीछे जो खेल हुआ है, उसे कोई भी किसी भी भाषा में उजागर करे, ट्रंप ही सही, बहुत कम है। लेकिन इस भाषा से क्या इस खेल का खात्मा हो रहा है, या नए तरीके से खिलाड़ी अपनी बिसात बिछा रहे हैं? इस पर फिर कभी बात होगी। हम अपनी आंखों के सामने व्यवस्थाओं की मृत्यु और उसके बाद मृत्यु भोज का कर्मकांड देख रहे हैं। भाषा में शालीनता को कुचल देने वाले ट्रंप और उनके समर्थक सूट में शालीनता खोज रहे हैं, वैसे ही जैसे मृत्यु भोज में कोई पूड़ी की जगह पराठे की फरमाइश कर रहा हो। अब विश्लेषणों में कहा जा रहा है कि जेलेंस्की आंखें घुमा घुमाकर ट्रंप के सामने बातें कर रहे थे, यानी दिखा रहे थे कि ऊब रहे हैं या ट्रंप की बातों से असहमत हैं। उन्हें राष्ट्रपति से बात करने की तमीज नहीं है। उनके सामने इलॉन मस्क भी तो टी शर्ट में चले आते हैं, बल्कि बच्चों को ले आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इलॉन मस्क से नहीं कहा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल यहां बैठा है, आप मियां बीबी बच्चे सहित ना आए। क्या तब मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया था? जेलेंस्की की आंखों पर टिप्पणी करने वाले जरा ट्रंप की आंखों में भी घूमता हुआ नूर देख लें। वे भी तो घुमा घुमा कर बातें करते हैं। जब ट्रंप को मैक्रो ने टोका था, तब आप देखिए कैसे ट्रंप भी आंखें घुमाकर इधर उधर देखने लग जाते हैं। ट्रंप की आंखों में सूरमा देखने वालों को जेलेंस्की की गोल गोल घूमती आंखें आवारा नजर आती हैं। जिस तरह से इस घटना के दोनों पक्ष जनमत बना रहे हैं, दोनों में समस्याएं हैं। व्हाइट हाउस में जो हुआ उसे किसी भी तरह से देखिए, ट्रंप की तरफ से या जेलेंस्की की तरफ से डरावना है, अमेरिका की गरिमा के लिए अच्छा नहीं। चुनाव के समय इस बात को नजरअंदाज किया गया कि ट्रंप बोलने में थोड़े अलग हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं। लेकिन उनके बोलने का अंदाज अब कई मौकों पर सीमाएं पार कर रहा है। उनके बोलने में मासूमियत नहीं है, बल्कि बोलते हुए शातिर मालूम पड़ते हैं। वे बहुत सोच समझकर एक के बाद एक ग्लोबल लीडरों की बेइज्जती किए जा रहे हैं। You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make. गनीमत है कि इस तरह का बर्ताव ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं किया, लेकिन उनके सामने भी भारत की नीतियों को भला बुरा कह दिया, बता दिया कि ट्रंप कहां से शुरू हो सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कह दिया आप अमेरिका के बिना युद्ध जीत सकते हैं। वहां बैठे लोगों ने हंस दिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर दांत चियार कर रह गए। यूरोपियन यूनियन के प्रमुख को कह दिया कि आपका गठन तो अमेरिका की नकेल कसने के लिए हुआ था, अब आपकी हालत यह हो गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ वो टुकड़ों टुकड़ों में प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ हो चुका था। You have done very well over the years, haven't you? We have. I'm very proud of our country, and but we've also always been there backing each other up between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we absolutely backed each other up, and that's at the core. Could you take on Russia by yourselves? इन सब को देखते चलिए और फिर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक का वीडियो भी। आप ट्रंप को केवल इस एक मीटिंग तक सीमित नहीं कर सकते। ट्रंप का खेमा कूटनीति की बात कर रहा है, लेकिन किसी देश के प्रमुख के सामने उनकी नीतियों का मजाक उड़ाना, सार्वजनिक रूप से इस तरह की टिप्पणी करना किस कूटनीति का हिस्सा रहा है? आजकल कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के पहले कूटनीतिक मर्यादाएं भी कम खोखली नहीं रही। यह बिल्कुल सही बात है। शालीन भाषा बोलकर इन ग्लोबल लीडरों ने जनता की गर्दन कटवा दी, लेकिन क्या इस आधार पर उज्जट भाषा, नफरती भाषा, किसी को बेइज्जत कर देने की भाषा को हम सही ठहरा सकते हैं? आप ट्रंप की भाषा इन तीन नेताओं के बारे में देखिए। एक इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, दूसरे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तीसरे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इनके बारे में ट्रंप ने अभी तक अशोभनीय बातें नहीं की हैं। शी जिनपिंग को बुलाया लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अवैध प्रवासी चीन के भी बताए जाते हैं, लेकिन उन्हें तो बेड़ियों में नहीं भिजवाया गया, भारत के अवैध प्रवासियों को भिजवा दिया गया। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में ही दिखेगा कि ट्रंप उनके साथ कैसे पेश आते हैं। यह मुलाकात दो ताकतवर नेताओं के बीच होगी या इसमें भी ज़ेलेंस्की बनाम ट्रंप जैसा असंतुलन दिखेगा? अमेरिका सहित पूरी दुनिया में बहस चल रही है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का अपमान किया या ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का अपमान किया। यह भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के लिए जाल बिछाया गया इस तरह से कि वे बिफर पड़े और शांति के विरोधी नजर आएं। तो यह भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने शुरू में ही बातचीत का माहौल बिगाड़ दिया। वे पहले से ही तय करके आए थे कि डील नहीं होने देंगे। यूक्रेन की खदानों का राजस्व लेकर अमेरिका दोस्ती का धर्म निभा रहा था या यूक्रेन का सम्मान कर रहा था? आप बताइए। आप किसी को हथियार दें, युद्ध में साथ दें और फिर बाद में कहें कि भरपाई के लिए अपनी खदानें और अपने पहाड़ हमें दे दो, क्या यह सम्मानजनक है? तो बात सम्मान की नहीं हो रही थी। ट्रंप डील करते हैं, उन्हें बिजनेस और पैसे से मतलब है। तब फिर कमजोर पड़ने पर आप कूटनीति की दुहाई क्यों देते हैं? यह कहना कि दुनिया में लोग केवल आखिर का 10 मिनट वीडियो देख रहे हैं और राय बना रहे हैं सही नहीं है। लोग पूरा वीडियो भी देख रहे हैं। शुरू में बातचीत वाकई अच्छी चल रही है और ज़ेलेंस्की तनाव में दिख रहे हैं, आशंकित भी। शुरुआत में ट्रंप ने शांत स्वर में कहा कि मेरी पुतिन से बात हुई है, हमारी कोशिश होगी कि यह युद्ध खत्म हो, ये पुतिन भी चाहते हैं और ज़ेलेंस्की भी। हमें डील करनी होगी और हमने उसकी तरफ काम शुरू कर दिया है, पर दोनों तरफ पर हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि वो रुकें और पैसे का इस्तेमाल युद्ध की जगह पुनर्स्थापना पर हो। हम काफी कोशिश कर रहे हैं। हमारे आने से पहले बाइडेन प्रशासन ने रूस से कोई बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं की, उन्होंने यह सब होने दिया। मैं यह सब आपके सामने कहूंगा और मैंने हजारों बार यह बात कही है कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह कभी नहीं होता। जिससे आप गुजरे हैं उसके बिना हम ऐसी डील कर पाते, मगर आपके सैनिकों ने कमाल की बहादुरी दिखाई है। हमने उन्हें अच्छे हथियार दिए हैं, पर किसी को उसे इस्तेमाल करना था और आपके सैनिकों ने अविश्वसनीय हिम्मत दिखाई। हम उन्हें बहुत क्रेडिट देते हैं। यह बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 साल हो गए। मैं आपके सैन्य अधिकारियों, सैनिकों और आपको बहुत क्रेडिट देता हूं, सराहना पेश करता हूं। यह बहुत मुश्किल युद्ध रहा है। वे सब शानदार योद्धा हैं, आपको उन पर गर्व होना चाहिए। इस पर ज़ेलेंस्की कहते हैं मुझे उन पर गर्व है। फिर ट्रंप कहते हैं पर अब हम चाहते हैं कि यह खत्म हो जाए, बहुत हो गया। तो वीडियो की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की से ठीक तरीके से बात कर रहे हैं और बात भी सही कर रहे हैं।
जेलेंस्की अपने देश की सुरक्षा को लेकर और रूस की तरफ से गारंटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप और जेलेंस्की की पत्रकारों से बातचीत चल रही थी, तभी उपराष्ट्रपति वैंस बीच में आ जाते हैं और ट्रंप के पक्ष में कहते हैं बाइडेन द्वारा पुतिन को बुरा भला कहकर कुछ हासिल नहीं हुआ। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, इसलिए यह हमारी कूटनीति है और कूटनीति से ही यह मसला हल होगा। लेकिन ऐसे कूटनीति होती है क्या? इसी बातचीत के बाद जेलेंस्की ने पत्रकारों को छोड़कर वैंस से एक सवाल कर दिया और मामला बिगड़ गया। मिनरल डील और युद्ध विराम की बातें पीछे रह गईं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच का तनाव सारी दुनिया के सामने आ गया। ट्रंप प्रेस वार्ता खत्म करने वाले थे। मुमकिन है अगर वैंस ने अपनी बात ना रखी होती और जेलेंस्की वैंस से सवाल ना करते तो शांति से यह बैठक खत्म हो जाती, डील भी हो जाती। हो सकता है जेलेंस्की को अपना सवाल बंद कमरे में पूछना चाहिए था, मगर उनका सवाल गलत भी तो नहीं था। 2022 के युद्ध से पहले भी रूस ने यूक्रेन पर हमले किए। यही याद दिलाते हुए जेलेंस्की ने वैंस से पूछा कि ओबामा, बाइडेन और ट्रंप के कार्यकालों के दौरान 2014 से 2020 तक किसी ने पुतिन को नहीं रोका। वो कब्जा करते गए और हमारे लोगों को मारते गए। 2019 में की गई युद्ध विराम की डील को तोड़ दिया, कैदियों को रिहा नहीं किया, तो फिर आप किस कूटनीति की बात कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अच्छे से बात की, वीडियो में यह दिखता भी है, हमने पहले भी बताया। लेकिन याद रखिए, ट्रंप कैमरे के भी मास्टर हैं। कैमरे के लिए वे किसी का मजाक उड़ा सकते हैं और कैमरे के लिए वे खुद को मानवतावादी भी बना सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इसका कोई खास मतलब नहीं कि ट्रंप प्यार से बोल रहे थे या तकरार कर रहे थे। बात यह है कि दोनों के बीच विश्वास नहीं था। फिर भी आप बातचीत के इस हिस्से को ठीक से सुनिए। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? Bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You was don't in have the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What you- III. what you You're speaking about? gambling with What you World speaking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm- That's with back all to respect you. to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank you? Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for What- the United what States are of you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country Can is I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I, You have a damn we- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about we are if speaking? you didn't You have our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over
In 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on over here. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a But I ceasefire. said to you, I want a ceasefire. with guarantees. उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि बाइडेन ने यूक्रेन और इसराइल को लेकर गलत कदम उठाए। इसराइल के साथ तो वेंस और ट्रंप अब भी वही चलने दे रहे हैं। ठीक है, ट्रंप ने गजा पर बमबारी रुकवा दी है, लेकिन इसराइल को लेकर उनका नजरिया तो वही है। और क्या शर्तें होंगी, क्या भविष्य होगा, इसे लेकर कितना सवाल हो रहा है। गजा को लेकर ट्रंप ने जो वीडियो जारी किया है, क्या वो कहीं से शालीन है? उसमें आपको शांति की संभावना दिखती है? गजा को रियल एस्टेट समझ रहे हैं? क्या यही उनकी शांति की अवधारणा है? क्या यह वीडियो बाइडेन की गलतियों को ठीक कर रहा है या अपने तरीके से मानवता की धज्जियां उड़ा रहा है? जिस जगह के आम लोगों को घेर कर मार दिया गया, उस जगह पर आप यह सब करना चाहते हैं? रिसोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं? क्या आप उकसा नहीं रहे? ट्रंप अगर युद्ध रुकवाना चाहते हैं तो उनकी भाषा को कुछ हद तक किनारे किया जा सकता है, मौका दिया जा सकता है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से युद्ध चल रहा है। इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं, लेकिन क्या यह काम किसी और तरीके से नहीं हो सकता था? हमें यह समझना होगा कि ट्रंप की भाषा केवल भाषा का कच्चापन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बोलना नहीं आता, वे बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। भारत के पत्रकारों के सवाल को उन्होंने अनसुना कर दिया और कह दिया कि उच्चारण समझ नहीं आया, जबकि वे अंग्रेजी ही बोल रहे थे। तो ट्रंप को पता है भाषा का मतलब और इसका इस्तेमाल। Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Tahabur Rana to... I can't understand. बाइडेन ने जो किया वो कम बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन ट्रंप जिस तरह से बाइडेन की आलोचना करते हैं उस तरह से पुतिन की आलोचना नहीं करते। जेलेंस्की का कहना है कि उन्होंने पहले भी रूस से युद्ध विराम के समझौते किए, मगर रूस ने समझौता तोड़ दिया। रूस को लेकर जेलेंस्की थोड़ा और आश्वस्त होना चाहते थे। इस बारे में जेलेंस्की को भी मौका मिलना चाहिए था। बात है कि आप एक देश के साथ बर्ताव कैसे कर रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका आने से पहले ही डील का मसौदा पब्लिक किया जाता है, साइन करने के लिए पब्लिक में ऐलान होता है। क्या इससे किसी भी संप्रभु देश का स्वाभिमान आहत नहीं हो सकता है? जिस तरह से वेंस ने जेलेंस्की से कृतज्ञ होने को कहा, थैंक यू बोलने को कहा, वो अपने आप में उनके कूटनीति के तर्क पर सवाल उठाता है। जेलेंस्की से सूट की बात कहना यह भी तो बता सकता है कि पूरी तैयारी थी जेलेंस्की को इस पॉइंट पर लाने की ताकि उनका अपमान किया जाए और वे बैठक से बाहर चले जाएं। और जब माहौल नियंत्रण से बाहर हुआ तो जेलेंस्की ट्रंप पर एक व्यक्ति के रूप में तो भारी पड़ गए। वहीं अमेरिका ने जेलेंस्की पर झपट्टा मारकर यूक्रेन की औकात भी दिखा दी। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो तनाव है उसकी सच्ची कहानी केवल 40 मिनट के वीडियो में कैद नहीं है। सऊदी अरब में शांति को लेकर रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक होती है, यूक्रेन को नहीं बुलाया जाता है। क्या यह यूक्रेन का अपमान नहीं था? क्या उस बातचीत से पहले या बाद में यूक्रेन को विश्वास में लिया गया? जेलेंस्की के अमेरिका आने के पहले डील की खबरें प्रचारित क्यों की गईं? तो हमें देखना होगा कि ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक के पहले दोनों के बीच क्या हुआ और ट्रंप बाकी नेताओं से किस तरह पेश आ रहे हैं। केवल नीयत के दम पर ट्रंप अपना बचाव नहीं कर सकते कि वे शांति चाहते हैं। उन्होंने पुतिन को लेकर हमेशा संयमित भाषा का प्रयोग किया है। जेलेंस्की ने प्रेस वार्ता की शुरुआत में ही पुतिन को हत्यारा और आतंकवादी कह दिया। And really, I hope that this first document, will be first step to real security guarantees for Ukraine, our people.
our children. I really count on it. And of course, we count that America will not stop support. Really, for us, it's very important to support and to continue it. I want to discuss it with details further during our conversation, and of course the infrastructure or security guarantees, because for today I understand what Europe is ready to do, and of course I want to discuss with you what United States will be ready to do, and I really count on your strong position to stop Putin, and you said that enough with the war. I think that is very important, Ben, to say these words to Putin at the very beginning of war, because he is a killer and terrorist. But I hope that together we can stop him. But for us, it's very important to, to save our country, our values, our freedom, and democracy, and of course, no compromises with the killer about our territories. But it will be later. ठीक है कि अमेरिका पुतिन को आतंकवादी नहीं कहता है, लेकिन पुतिन को लेकर ट्रंप का रुख नरम तो नजर आता है। यहां पर एक तर्क यह भी है कि अगर यूक्रेन ने मध्यस्थता के लिए अमेरिका की भूमिका स्वीकार की है और दोनों ही राष्ट्रपति अमेरिका में युद्ध को लेकर बात कर रहे हैं, तब फिर इस तरह की टिप्पणी को कि पुतिन आतंकवादी हैं, क्या ट्रंप स्वीकार कर सकते थे? बतौर मध्यस्थ उनके लिए पुतिन के साथ बातचीत का दरवाजा खुला रखना जरूरी है, यह बात ठीक है। पर अगर ट्रंप पुतिन के बारे में बुरी बातें नहीं कहना चाहते हैं, फिर जेलेंस्की के बारे में क्यों कह रहे हैं? क्यों जेलेंस्की का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट करते हैं कि कॉमेडियन हैं? राष्ट्रपति बनने से पहले जेलेंस्की कॉमेडी किया करते थे। ट्रंप कहते हैं पुतिन के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा, और यह बात सही लगती है। लेकिन फिर उन्होंने जेलेंस्की को डिक्टेटर क्यों कहा, कॉमेडियन क्यों कहा? पुतिन ने भी तो कई साल से चुनाव नहीं कराए। क्या पुतिन लोकतांत्रिक तरीके से जीत रहे हैं? इस पर दुनिया भर में विवाद है। लेकिन एक सवाल यहां और है, अगर आप जेलेंस्की को डिक्टेटर बोलकर उनके साथ मध्यस्थता कर सकते हैं, तो पुतिन को भी बोल सकते थे। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। Really terrible things about Putin and then say, "Hi Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America, and for the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred, and I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. एक विश्लेषण यह भी है कि जेलेंस्की ने बार-बार मिनरल डील से आगे जाकर बात की। ट्रंप ने सवालों के जवाब में कहा, हम देखेंगे। उन्होंने युद्ध से जुड़े सवालों को आगे नहीं बढ़ाया। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि वे पुतिन से कोई बातचीत नहीं करेंगे और रूस इस नुकसान की कीमत चुकाएगा। जो युद्ध शुरू करता है उसी को पुनर्विकास की कीमत देनी होती है। यह युद्ध के नियम हैं। जब ट्रंप ने कहा कि दोनों तरफ के लोग मारे गए हैं, तो जेलेंस्की उन्हें टोक कर कहते हैं कि रूसी लोगों ने अटैक किया। ट्रंप ने बार-बार कहा कि अमेरिका सैन्य मदद करता रहेगा। अगर जेलेंस्की समझ जाते कि उस कमरे में क्या हो सकता है और शांत रहते, तो डील हो सकती थी। फिर भी 49 मिनट तक जेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक बड़े हिस्से में डायनामिक संतुलन दिखाई देता है। ट्रंप ने उनके साथ बैठकर 40 मिनट से भी ज्यादा समय तक बात की, समझाया कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने जिस तरह से बात की है, उनके समर्थकों में बहुत उत्साह है। उनके समर्थक चाहते हैं कूटनीतिक शालीनता के नाम पर अब दिखावे का यह घिनौना खेल बंद हो जाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लेकर ट्रंप को राजनीतिक फायदा हो सकता है। भले इसे देखकर ग्लोबल लीडर बनने का शौक रखने वाले नेता अमेरिका जाने से कतराने लग जाएं, लेकिन ट्रंप का जलवा अमेरिका में बढ़ ही गया होगा। कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रसंग में पुतिन का पलड़ा भारी लग रहा है। अमेरिका और यूक्रेन साथ मिलकर रूस से लड़ रहे थे। रूस ने तब भी अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह नहीं की। अब तो रूस अमेरिका और यूक्रेन को लड़ता हुआ एक विजेता की तरह देख रहा है। लेकिन इस मामले में जल्दबाजी आप मत कीजिए। ट्रंप पर इतना तो भरोसा रखिए कि वे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि पुतिन उनके बॉस नजर आएं। ट्रंप ये सब इसलिए भी कर रहे हैं कि वे दुनिया के बॉस नजर आएं।
ट्रंप के बारे में भले कहा जा रहा हो कि वे पुतिन के एजेंट हैं, ये सब बातें बकवास लगती हैं। ट्रंप का वोटर कभी इस बात से खुश नहीं होगा कि उनका बाहुबली पुतिन के आगे झुक गया। ना ट्रंप ऐसा चाहेंगे। ट्रंप की आलोचना के लिए जरूरी नहीं कि पुतिन को ले आया जाए, इससे ट्रंप को सियासी फायदा होता है। उनका वोटर जान जाता है कि पुतिन का मतलब ट्रंप पर आरोप लगाने के लिए कोई दमदार बात नहीं है। फिलहाल निर्बल हो चुके यूरोपीय देश जेलेंस्की के प्रति समर्थन जता रहे हैं। ट्रंप से जब उन्हें डांट पड़ती है तब बोला नहीं जाता, लेकिन जेलेंस्की को समर्थन दे रहे हैं। ट्रंप यूरोप का मजाक उड़ा रहे हैं। कल तक जिस यूरोप के साथ अमेरिका की दोस्ती थी, साथ मिलकर लड़ने जीने का वादा था, वो अब तार तार हो रहा है। इस दोस्ती में वे मकान मालिक की तरह दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों से किराया वसूल कर रहे हैं। हाँ, एक चीज बदल गई है। पहले नेता जब आपस में गले मिलते थे तो बताया जाता था कि उनका इतना प्रभाव है, आपस में गले मिल रहे हैं। अब तो गालियां दी जाने लगी हैं। तो गले मिलकर ग्लोबल लीडर बनने का टाइम चला गया। ग्लोबल लीडर को गाली देनी पड़ेगी। गाली का यहां मतलब सीधे सीधे उस गाली से नहीं है, बल्कि दूसरे शब्दों में बेइज्जती कर देने से है। हग का टाइम ओवर हो चुका है। व्हाइट हाउस में फाइट हाउस का टाइम आ गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।